निशा और मैं दोनों ट्रेन में एकदम अकेले थे और दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। दोनों एक दूसरे से और हम एक दूसरे से ऐसे गए मानो कभी ना अलग होने की कसम खा ली हो। अब आ जाओ, मैंने निशा को कहा। जेठ जी, थोड़ा संभल कर, अभी अंदर नाजुक है, कहीं कोई जख्म ना हो जाए, क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है, तो थोड़ा धीरे धीरे से ही ठीक है और दर्द भी कम होगा। निशा उठकर बर्थ पर चौपाया हो गई। एक बच्चा होने के बाद उसकी काफ़ी टाइट थी और वो दर्द से करा उठी। मैं कुछ देर के लिए उसी पोज में शांत खड़ा रहा। मैं शिवम, उसका जेठ हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, अभी भी मैं फिट हूँ। निशा पर मेरी शुरू से ही आँख थी और मैं मौके की तलाश में रहता था कि कब मैं निशा से। फिर वो दिन जल्दी ही आ गया। निशा शुरू से ही काफ़ी अच्छी लगती थी मुझसे, वो काफ़ी खुली हुई थी। रूपम मेरा छोटा भाई एक यूके वेस्ट कंपनी में सर्विस करता था। हाँ, बताना तो भूल ही गया, निशा का मायका नागपुर में है और हम कानपुर में रहते हैं। आज से कोई 5 साल पहले की बात है। हुआ यूं कि शादी के 1 साल बाद ही निशा प्रेग्नेंट हो गई। डिलीवरी के लिए वो अपने मायके गई हुई थी। 7 महीने में प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। बच्चा शुरू से ही काफ़ी वीक था। 2 हफ्ते बाद ही बच्चे की डेथ हो गई। रूपम तुरंत छुट्टी लेकर नागपुर चला गया। कुछ दिन वहाँ रहकर वापस आ गया। वापस अकेला ही आया था। यह तय हुआ था कि निशा की हालत थोड़ी ठीक होने के बाद तब आएगी। 1 महीने के बाद जब निशा को वापस लाने की बात आई तो रूपम को छुट्टी नहीं मिली। निशा को लेने जाने के लिए रूपम ने मुझे कहा। मैं तो निशा को ट्रेन से लेने निकला। निशा को मैंने कभी गलत निगाहों से नहीं देखा था, लेकिन उस यात्रा में हम दोनों में कुछ ऐसा हो गया कि मेरे सामने हमेशा घूंघट में रहने वाली निशा बेपर्दा हो गई। हमारी टिकट प्रथम क्लास में बुक थी। 4 सीट्स, कूपे में 2 सीट पर कोई नहीं था। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। गर्मी के दिन थे। जब तक ट्रेन स्टेशन से नहीं छूटी तब तक वो मेरे सामने घूंघट में खड़ी रही, मगर दूसरों के आंखों से ओझल होते ही उसने घूंघट उल्टा दिया और कहा, अब आप चाहे कुछ भी समझे, मैं अकेले में आपसे घूंघट नहीं करूँगी। मुझे आप अच्छे लगते हो, आपके सामने मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। मैं भी घूंघट के समर्थन में नहीं रहा। मैंने पहली बार देखा उसके बेपर्दा चेहरे को। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखता ही रह गया। अचानक मेरे मुंह से निकला, अब घूंघट के पीछे इतना लाजवाब हुस्न छिपा है, उसका पता कैसे लगता। उसने मेरी एक और देखा और शर्मा से लाल हो गई। निशा ने अपनी बोतल ग्रीन रंग की एक शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज भी मैचिंग पहना हुआ था। गर्मी के कारण बात करते हुए साड़ी का आंचल ब्लाउज के ऊपर से सरक गया। तब मैंने जाना कि उसके ब्लाउज के अंदर नहीं पहनी हुई है। उसके ब्लाउज के ऊपर का एक हुक टूटा हुआ था, इसलिए काफ़ी आधी साफ दिखाई दे रही थी। पतले ब्लाउज में नहीं होने के कारण और उसके चारों तरफ का साफ दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र उसके पर अटक गई। उसने बात करते हुए मेरी ओर देखा और मेरी नज़रों को अपनी नज़रों से पीछा किया। मुझे अपने बाहर छलकते हुए को देखा पाकर शर्मा गई और जल्दी से उसे आंचल से छुपा लिया। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। कुछ देर बाद वो उठकर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद लौट कर आई तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। हम वापस बात करने लगे। कुछ देर बाद वो वापस उठी और कुछ देर बाद लौट कर आ गई। मैंने देखा कि वो बात करते करते कसमसा रही है अपने हाथों से। वो अपने कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने पूछा। ना, नहीं, निशा ने कहा। मैंने उसे असमंजन में देखा। कुछ देर बाद
वो फिर से उठी और मैंने कहा, मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। वो झिझकती हुई बोली, फिर भी ना कुछ बोले बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस आकर वो सामने बैठ गई। मेरी में दर्द हो रहा है। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। क्यों, क्या हुआ है? मर्द वैसे भी औरतों के मामले में थोड़े नासमझ होते हैं। मेरी में समझ में नहीं आया, अचानक उसे क्या हो गया है। जी वो क्या है? वो मेरी छातियाँ भारी हो गई हैं। वो समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे कैसे समझाए। आखिर मैं उसका जेठ था। मेरी छातियों में भर गया है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। उसने नज़रें नीची करते हुए बताया। बाथरूम जाना है? मैंने पूछा। गई थी लेकिन वॉश बेसिन काफ़ी गंदा है, इसलिए मैं वापस चली आई। उसने कहा, और बाहर के वॉश बेसिन में मुझे शर्म आती है। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, फिर क्या हो जाए। मैं सोचने लगा, कुछ देर कुछ ऐसा करे जिससे तुम यहीं अपना खाली कर सको। लेकिन किससे खाली करोगी? नीचे फर्श पर गिरा सकती नहीं, और यहाँ कोई बर्तन भी नहीं है जिससे दूध निकाल सको। उसने झिझकते हुए कहा, फिर मेरी तरफ एक नज़र डालकर अपनी नज़रें झुका ली। वो अपने पैरों के नाखूनों को कुदेरती हुई बोली, अगर आप गलत ना समझे तो कुछ कहूँ? मैंने कहा, बोलो। आप इन्हें खाली कर दीजिए ना। मैं इन्हें कैसे खाली कर सकता हूँ? मैंने उसकी निगाहों भर के देखा। आप अगर दूध पी ले तो? उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैं उसकी एक बातों से एकदम भौचक्का रह गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो। मैं तुम्हारे में जी, आप मेरे दर्द को कम कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या आप मेरे पर कोई हक नहीं है आपका? उसने मुझसे कहा, मेरा दर्द तो से बुरा हाल है और आप सही गलत के बारे में सोच रहे हो। प्लीज़। मैं चुपचाप बैठा रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। अपने छोटे भाई की बीवी के निशा ने अपने ब्लाउज़ के सारे खोल दिए। ब्लाउज़। उसने फिर कहा कि लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। जाइए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूढ़िवादी के विचारों से घिरे हुए हैं। चाहे मैं दर्द से मर जाऊं, कहकर उसने वापस अपने को आंचल से ढक लिया और अपने हाथ आंचल के अंदर करके ब्लाउज़ के बंद करने लगी। लेकिन दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने उसके हाथ थाम कर ब्लाउज से बाहर निकाल दिए। फिर एक झटके में उसने आंचल को सीने से हटा दिया। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अपनी सीट से उठकर कैबिन के दरवाजे को लॉक किया और उसके बगल में आ गया। उसने अपने ब्लाउज को दिया। उसके जो भी मेरे भाई की अपनी मालकिनियत थे, मेरे सामने वो मेरे को छूने के लिए बेताब थी। मैंने अपनी एक उंगली को उसके एक ऊपर पर फेरते हुए कहा। मेरी उंगली की छून पाकर उसने साइज के हो गए। मैं उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए अपने को नीचे झुकाया। मैंने अपने खोलकर सिर्फ उसके को अपने लेकर मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में शर्म की परछाई तैर रही थी। उसने अपने सर को झटका दिया। मैंने कहा, मुझे काफ़ी खुजली हो रही है। तो वह मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसके हाथ में मेरे बालों से होते हुए मेरी गर्दन से आगे बढ़कर मेरी शर्ट के अंदर वो मेरी बालों भरी छाती पर हाथ फेरने लगी। फिर उसने मेरे, क्या कर रही हो तुम? मैंने उससे पूछा। वही जो तुम कर रहे हो मेरे साथ। उसने कहा, क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? मैंने उससे चिढ़ा। तुम्हारे पीकर अपने छोटे भाई की बीवी से काफ़ी मीठा है। धत, कहकर उसने अपने हाथ मेरे शर्ट से निकाल लिए और मेरे चेहरे पर झुक गई। इससे उसका मेरे मुंह से निकल गया। उसने झुक कर मेरे पर अपने रख दिए और मेरे के कानों पर लगकर अपने से साफ किया। फिर वो अपने हाथों से वापस अपने को मेरे पर रख दी।
मैंने मुंह को काफ़ी खोल कर के साथ उसके खा एक पोर्शन भी मुंह में भर लिया। कुछ देर बाद उससे दूध आना कम हो गया। उसने अपने को कर जितना हो सका था खुद निचोड़ कर मेरे मुंह में। अब दूसरा, वो बोली। मैंने उसके मुंह से निकाल कर दिया। फिर उसने इस एक को सिर के नीचे एडजस्ट किया, उसको लगाया। उसके हाथ मेरे पूरे बदन पर फिर रहे थे। हम दोनों ही उत्तेजित हो गए थे। मेरा काफ़ी तन चुका था। उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हारे जैसे हूर परी पास बैठी हो, इस अंदाज से बैठी हो तो क्या बार तो विश्वामित्र की नीयत भी डोल जाए। अच्छा, और आपके क्या हाल हैं? उसने मेरे की को खोलते हुए पूछा। तुम इतने मूड में हो तो मेरी हालत ठीक कैसे रह सकती है? मेरे मोटे को देखकर वो खूब खुश हुई। अरे बाप रे, कितना बड़ा! आपकी दीदी कैसे लेती होगी इसे? आ जाओ, तुम्हें भी दिखा देता हूँ कि इसे कैसे लिया जाता है। धत, मुझे नहीं लेना कुछ भी, ना देखना है, आप बड़े हो, उसने शर्मा कर कहा। लेकिन उससे हाथ हटाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसे एक बार करो। मैंने फिर उसे सर पकड़कर उसने झिझकते हुए कहा। तब तक उसका दूसरा भी खाली हो चुका था। उसके झुकने के कारण मेरे मुंह से छूट गया। मैंने उसके सर को हल्के से दबाया और उसने अपनी को खोलकर मेरे को जगह दे दी। तभी किसी के दरवाजे पर लॉक की आवाज़ सुनाई दी। कौन हो सकता है? हम दोनों ने हड़बड़ी में अपने कपड़े एक थैली में भर लिए। निशा बर्थ पर सो गई और मैंने उसके ऊपर एक चादर डाल दी। इस बीच 2 बार नॉक हुआ और बोला। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर टीटी खड़ा था। उसने अंदर आकर टिक चेक किया और कहा, ये दोनों सीट खाली रहेगी, इसलिए आप चाहो तो अंदर से लॉक कर सकते हो, और बाहर चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और निशा के बदन से चादर को हटा दिया। मैंने उसके हाथों को पकड़कर हटा दिया और उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और कहा, प्लीज़ मुझे शर्म आ रही है। मैं उसके शरीर को उठा तो वो भी उठकर बैठ गई। हम दोनों एकदम थे और दोनों शरीर के पसीने से लथपथ थे। पसीने से दोनों एक दूसरे से हो गए और हमारे एक दूसरे से ऐसे गए मानो अभी कभी भी ना अलग होने की कसम खाई हो। अब ना जाओ, मैंने निशा को कहा। जेठ जी, थोड़ा संभल कर, अभी अंदर नाजुक है, कहीं कोई जख्म ना हो जाए। ठीक है, और दर्द भी कम होता है। निशा उठकर बर्थ पर छुपाया हो गई। एक बच्चा होने के बाद उसकी काफ़ी टाइट थी। वो दर्द से करा उठी। मैं कुछ देर के लिए उसी पोज में शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब दर्द कम हुआ, मैंने सोचा, तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए इस दर्द का मज़ा तो कुछ और ही होता है। आखिर इतना बड़ा दर्द तो करेगा ही, उसने कहा। काफ़ी देर तक वो मेरे लेटी रही, लंबी लंबी सांसें लेती रही। फिर जब कुछ नॉर्मल हुई तो उठकर सामने वाली सीट पर लेट गई। हम दोनों लगभग पूरे रास्ते एक दूसरे को प्यार करते रहे, लेकिन उसने दोबारा मुझे उस दिन और नहीं दिया। उसकी बच्चीदानी से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर उसने मुझे आश्रय दिया कि आज तो हम आपको नहीं दे सकूंगी, लेकिन दोबारा जब भी मौका मिला तो मैं आपको लूँगी और आप अपने अंदर। और हाँ, अगली बार मेरे पेट में देखते हैं दोनों भाइयों में से किसका बच्चा आता है। उस यात्रा के दौरान कई बार मैंने उसके साथ किया। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।